एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में। और अगर आप एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस भी चाहते हो तो वो है चैनल के शॉर्ट सेक्शन में। अब आप इस सॉल्यूशन को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सिर्फ सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहां पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करो, हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें आप ड्यूरिंग द ईयर कैश में क्या रिसीव किया, कैश का क्या इनफ्लो हुआ वो शो करोगे। साथ ही आपने क्या कैश में पेमेंट की, आउटफ्लो ऑफ कैश क्या हुआ, ये दोनों चीजें आपको यहां पर शो करनी है। अब यहां पर कैश का मतलब सिर्फ कैश इन हैंड या कैश एट बैंक नहीं है। कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सारी चीजें जिसे आप जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी और कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स आपने खरीदे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसे हम बेच सकते हैं, विद इन अ डे आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश की पेमेंट और कैश जो हमने रिसीव किया यही दिखा रहे हैं, तो इसमें और कैश बुक में क्या फर्क है। कैश बुक में आप ड्यूरिंग द ईयर जो भी खर्चा कर रहे हो सब दिखा रहे हो, जो भी पेमेंट रिसीव कर रहे हो सब दिखा रहे हो। क्या आपने वहां पर कुछ सेग्रीगेट किया? नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम अपने बिजनेस को 3 एक्टिविटीज में अलग अलग सेग्रीगेट करके दिखाएंगे। किस एक्टिविटी से हमने कैश का कितना इनफ्लो किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, सारा कुछ अलग अलग दिखाएंगे। इससे किसी भी कंपनी के लिए एनालाइज करना बहुत अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है कि उसने किस सेगमेंट में ज्यादा खर्च किया, कहां से उसको ज्यादा पैसा रिसीव हुआ। तो सबसे पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो इस कंपनी का मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड इसने कैश कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया। तो अगर हमें बिजनेस की बात कर रहे हैं तो क्या चाहिए, उस बिजनेस का प्रॉफिट, जो कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो आपने कैश में अर्न किया। साथ में हमारी एसेट्स, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, उसमें क्या चेंजेस आए, क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर होगा। तो जब भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो आपको बैलेंस शीट से ये 3 चीजें ही चेक करनी है। सेकंड है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब जो भी मेरे पास पैसा है उसे मैंने खर्च कहाँ किया। बिजनेस चला रहे हैं तो हमें एसेट्स भी चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, सब चीजें जो भी आप खरीद रहे हो, साथ में अगर आपने बेचा तो वो सारी चीजें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने किसी को लोन या एडवांस दिया, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब आपने सेल परचेज की तो इसी में आएगा, और इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली आपको उससे रिलेटेड इनकम भी मिलेगी। तो वो इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कवर होगी। तो आपको अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो कंपनी की बैलेंस शीट में कौन सा हिस्सा चेक करोगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। थर्ड है आपका फाइनेंस एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा कहां से अरेंज किया, फंड्स कहां से आए। तो कोई भी कंपनी फंड्स कहां से अरेंज करती है, या तो बिजनेस के लिए ओनर अपना पैसा लगाता है या बाहर से बोरो किया जाता है। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, जहां पर कंपनी शेयर्स को इशू करके पैसा कलेक्ट करती है
तो शेयर होल्डर्स का पैसा, इक्विटी, शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस आए, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, आपको यहां पर देखना है। फर्दर हमने क्या शेयर्स इशू करके फंड्स अरेंज किए, वो आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। इसी तरह से या आप बाहर से पैसा बोरो कर रहे हो तो आपके पास फंड्स आएंगे। ये आपकी बोरोइंग्स, ये जो लोन्स है, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो भी इसी में आएगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो भी इसी में ही आएगा। जैसे आपने ड्यूरिंग द ईयर डिबेंचर्स इशू किए, तो कितनी अमाउंट के डिबेंचर्स इशू किए, कितना फंड्स आपके पास आया, वो आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो अगर फाइनेंस एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो बैलेंस शीट में आपको शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आपकी शेयर कैपिटल आती है, सिर्फ वही लेना है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये तीन चीजें आपको कवर करनी है। तीसरी बात आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम चेंज को कवर करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, उसे आप कवर करते हो। लास्ट ईयर से एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हो कि इस चीज में मेरा क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, फंड्स इंक्रीज हुए या मैंने खर्च ज्यादा किया, ये सारा कुछ आपको इसी स्टेटमेंट से पता चलता है। अब ये तो आपने समझ लिया कि कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में कवर होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी भी तो जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी में कवर होगी, तभी आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी है, उसको आपको सेग्रीगेट करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आपको ये तो सेग्रीगेट करना है, लेकिन किसके हिसाब से सोचना है। आपका बिजनेस कोई एक तरह का नहीं है। बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग भी हो सकता है, कोई फाइनेंस कंपनी हो सकती है, कोई रियल एस्टेट बिजनेस हो सकता है, कोई भी तरह का बिजनेस हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको किस हिसाब से सोच के आंसर करना है, नहीं दिया, तो आप उस केस में कैसे आंसर करोगे। आपको मान के चलना है कि कोई नॉन फाइनेंस कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी है, उनके लिए ये ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी में कवर होगी, आपको यही बताना है। तो सबसे पहला है, आपने गुड्स को बेचा, गुड्स मतलब स्टॉक बेचा, कैश रिसीव किया। स्टॉक को बेचना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी के लिए मेन बिजनेस है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसी तरह से अगर आपने किसी को सर्विसेज दी और उसके लिए कैश रिसीव किया, आपका मेन बिजनेस है सर्विसेज देना किसी को। मान लो आपका कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस है, वो सर्विसेज आपने दी, उसके लिए जो कैश रिसीव किया वो आपका मेन बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद आपने स्टॉक को बेचा नहीं, खरीदा है, तो स्टॉक को खरीदना या बेचना मेन बिजनेस है, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर आपने किसी की सर्विसेज ली, किसी से कंसल्टेंसी ली, उसके लिए पेमेंट की, तो ये मेन बिजनेस से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेटेंट्स परचेज्ड, पेटेंट्स क्या है, आपकी इंटेंजिबल एसेट, एसेट को खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर करना है। इसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज शेयर्स या डिबेंचर्स किसी और कंपनी के, जिसे आप जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक तरह से लोन है, और लोन लेना या उसकी पेमेंट करना आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स का मतलब आपको जो पैसा मिला शेयर्स को इश्यू करने पर। डिबेंचर्स क्या है, एक तरह से बोरोइंग्स है, लोन है, लोन पर पैसा मिलना फाइनेंस एक्टिविटी है। और उसके बाद आपने जो शेयर्स परचेज किए, शेयर्स को परचेज करना, आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है, इन्वेस्टमेंट की है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अगर आपने किसी लोन की पेमेंट कर दी, लोन लेना फाइनेंस एक्टिविटी है, तो लोन की पेमेंट करना भी फाइनेंस एक्टिविटी। कमीशन रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, आपने किसी को सर्विसेज दी, उसके लिए कमीशन मिला, वो आपका मेन बिजनेस है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब आपने डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, आपने जो पैसा डिबेंचर्स पर कलेक्ट किया था,
अब आपने एक टाइम पीरियड के बाद उसकी पेमेंट कर दी तो कहां पर आएगा? डिबेंचर्स इशू करना फाइनेंस एक्टिविटी, तो उसकी पेमेंट करना फाइनेंस एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का मतलब है जो आपने डिबेंचर्स इशू किए उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो आपका कौन सी एक्टिविटी में कवर होगा? डिबेंचर्स इशू करना, डिबेंचर्स की पेमेंट करना फाइनेंस एक्टिविटी है, तो इससे रिलेटेड खर्चा भी तो फाइनेंस एक्टिविटी में ही आएगा। तो इंटरेस्ट की पेमेंट डिबेंचर्स पर जो कि फाइनेंस एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अब यहां पर देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे या किसी को लोन दिया, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कहाँ आएगा? इनकम है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट की पेमेंट फाइनेंस एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव करना इनकम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स हम किस पर पे करते हैं? अपनी इनकम पर, अपने प्रॉफिट पर, अपने बिजनेस के प्रॉफिट पर अगर आपने इनकम टैक्स पे किया तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अब आपने कोई एसेट को बेचा, उस पर जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स पे किया। एसेट को खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस पर टैक्स पे करना, उसका खर्चा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपके डेटर्स कौन होते हैं? जिससे आपने सामान उधार पर बेचा, अगर आप उनसे कैश रिसीव कर रहे हो, मेन बिजनेस से रिलेटेड है डेटर्स, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है? जिससे आपने सामान उधार पर खरीदा, मेन बिजनेस से रिलेटेड आपकी करंट लाइबिलिटी, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यहां तक आपको समझ में आ गया? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बताना है कि अगर ये फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी के लिए इन ट्रांजैक्शंस में से कौन सी ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी और कौन सी ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। मेनली आपको ये ट्रांजैक्शंस जो है फाइनेंस या नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आपको बताना है। तो सबसे पहला है परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, आपने किसी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को खरीदा। शेयर्स खरीदना किसी भी फाइनेंस कंपनी का क्या काम होता है? फंड्स को कहीं पर इन्वेस्ट करना, उस पर डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, वो मेनली फंड्स में ही डील करते हैं। शेयर्स खरीदना बेचना ये इनका मेन बिजनेस है, तो फाइनेंस कंपनी के लिए ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना उसका मेन बिजनेस है, तो उस पर डिविडेंड रिसीव करना, उससे रिलेटेड इनकम, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। सबसे पहले सोचो कि कौन शेयर्स पर डिविडेंड देगा? वही जिसने शेयर्स इशू किए। अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है उसी को ही डिविडेंड पे करना है। अगर फाइनेंस कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता। फाइनेंस कंपनी के लिए भी शेयर्स इशू करना उसकी फाइनेंस एक्टिविटी है, और उस शेयर पर डिविडेंड देना वो भी फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो फाइनेंस कंपनी हो या नॉन फाइनेंस कंपनी, दोनों के लिए शेयर्स इशू करना और उस पर डिविडेंड पे करना फाइनेंस एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। लोन गिवन और टेकन, फाइनेंस कंपनी का क्या काम होता है? मेन लोगों को लोन देना और उनसे पैसा कलेक्ट करना, तो ये दोनों ही उसका मेन बिजनेस से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, अगर फाइनेंस कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो वो उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, मेन बिजनेस है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर हम बात करें नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए, तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्या शेयर्स परचेज करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए? नहीं, इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड रिसीव करना शेयर्स पर, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पे करना शेयर्स पर, फाइनेंस एक्टिविटी है। लोन देना उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लोन लेना फाइनेंस एक्टिविटी है। लोन पर इंटरेस्ट देना उसके लिए फाइनेंस एक्टिविटी है। तो यहां पर नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए कोई भी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है।
क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी है, आपको बताना है इसमें इनफ्लो या आउटफ्लो क्या हो रहा है और कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने एक फिक्स्ड एसेट को बेचा, जिसकी बुक वैल्यू मतलब आपने अपनी बुक्स में उसको 1 लाख से शो किया है और आपने उसको 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब टोटल पैसा जो आपको मिला बेच करके 1,10,000। एसेट को बेचना या खरीदना आपकी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आपने किसी एसेट को बेचा, आपको कितना पैसा मिला वो आप एज इनफ्लो दिखाओगे, 1,10,000। क्लियर? इसके बाद सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, आपने स्टॉक बेचा, कैश रिसीव किया, तो क्या होगा? कैश रिसीव कर रहे हो तो इनफ्लो, और स्टॉक को बेचना मेन बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आपने कैश की पेमेंट करके मशीनरी खरीदी। मशीनरी क्या है? एसेट है। एसेट को खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, लेकिन यहां पर आपने कैश में पेमेंट नहीं की, उसके बदले में अपनी ही कंपनी के उसको डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला केस हो गया, जहां पर एक एसेट के बदले में आपने अपने डिबेंचर्स उसको इशू किए। कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, तो यहां पर नो फ्लो। इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, आपने बोनस शेयर्स अलॉट किए, इशू किए। बोनस शेयर्स क्या है? जो शेयर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो, तो वहां पर क्या कैश का इनफ्लो हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये नो फ्लो है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। कैश भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बैंक का बैलेंस भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। एक तरह से आपने एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसा डाल दिया, सिर्फ कैश का नाम बदल गया। कैश आपका बैंक बैलेंस या बैंक का बैलेंस कैश में कन्वर्ट हो गया, तो इससे इनफ्लो या आउटफ्लो तो नहीं हुआ। आपने इंट्रिम डिविडेंड की पेमेंट की। इंट्रिम डिविडेंड की पेमेंट, डिविडेंड हम कब पे करते हैं? जब हम शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स इशू करना फाइनेंस एक्टिविटी, तो इस पर डिविडेंड पे करना वो भी फाइनेंस एक्टिविटी। तो फाइनेंस एक्टिविटी में ये आउटफ्लो है। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी, इनमें इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ और कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, आपको यही बताना है। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने मशीनरी खरीदी 2,50,000 की, जिसके लिए आपने चेक से पेमेंट की है 20%। 2,50,000 का 20%, 50,000 का आपने चेक दिया, बाकी बैलेंस 2 लाख के लिए अपनी कंपनी के बॉन्ड्स उसको अलॉट कर दिए। बॉन्ड्स एक तरह के डिबेंचर से। तो यहां पर जो एक्चुअल आपने पेमेंट की है वो 50,000, ये आपका कैश का आउटफ्लो है। एसेट को खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहां पर जो आपने कैश में पेमेंट की है वही आउटफ्लो यहां पर शो करोगे। आपने अगर बॉन्ड्स उसको अलॉट किए और एसेट खरीदी, तो एसेट के बदले डिबेंचर्स अलॉट करना कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस है। एक एसेट के बदले दूसरी लाइबिलिटी कनेक्ट हो गई, तो यहां पर उससे कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ। मेनली जो आपने एक्चुअल पेमेंट की है वही आप यहां पर शो करोगे। इसके बाद आपने 2,50,000 के शेयर्स खरीदे इन्फॉर्मा टेक लिमिटेड कंपनी के। किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने 2,50,000 के शेयर्स खरीदे, आउटफ्लो हुआ। इसी पर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ। आपकी इन्वेस्टमेंट पर अगर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, इनकम है, इनफ्लो होगा। तो नेट अगर हम कहें तो नेट इनफ्लो या आउटफ्लो क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ 2,50,000, इनफ्लो हुआ 50,000, तो नेट आपका 2 लाख से आउटफ्लो हुआ है। आपने एक मशीनरी जो 2 लाख रुपीज की खरीदी थी, जिस पर आज की डेट तक आप 1,60,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। कॉस्ट ऑफ मशीनरी मतलब इतने में खरीदा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जब से खरीदा आज तक की डेट का डेप्रिसिएशन बनता है 1,60,000। तो अगर हम देखें तो आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है? 40,000। 40,000 की चीज को आपने 60,000 में बेच दिया, तो आपको पैसा कितना मिला? 60,000।
एसेट को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जितना पैसा आपको मिला वही इनफ्लो आपको दिखाना है, राइट। अब ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, एक बेस आपको क्लियर हो गया कि कौन सी एक्टिविटी किसमें कवर होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन आपको कहाँ दिखानी है। तो इसी को प्रैक्टिस करते हुए, जिसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना होगा, सीखते रहना होगा, समझते रहना होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से सीखते हुए समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।